हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग इंडियन पिनल कोड के भाग 9 में मिल रहे हैं, जिसमें हम लोग सेक्शन 25 से सेक्शन 28 तक कंप्लीट करेंगे। और इसमें हम लोग देखेंगे कि फ्रॉडुलेंट का मतलब क्या होता है। पिछली क्लास में हम लोग ने देखा था कि अप्रामाणिकता का मतलब क्या होता है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि अगर ए आदमी ने चोरी किया बी आदमी के पर्स से कुछ पैसे, तो इसका मतलब होता है कि वो उसको ठगने की कोशिश करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है। उसमें हम लोग ने देखा था कि अप्रामाणिकता में और एक एग्जाम्पल हम लोग ने देखा था। ए का भाई एक हॉस्पिटल में क्या है, बीमार है, उसके ऑपरेशन के लिए कुछ कुछ पैसे चाहिए। तो उसके लिए उसको किसी भी हालत में वो पैसे जमा ही करने पड़ेंगे हॉस्पिटल में, ताकि उसके भाई का ऑपरेशन हो सके और उसका भाई बच सके। उस वक्त वो क्या कर सकता है, उस हालत में मजबूरी में उसको चोरी करनी पड़ती है। वो अप्रामाणिकता का एक रास्ता अपनाता है, लेकिन उसमें उसको किसी भी इंसान को ठगने का या फिर उसको धोखा देने का कोई भी मकसद नहीं होता है। उसको भी हम लोग प्रामाणिकता कहेंगे। वो एक एग्जाम्पल हो गया अप्रामाणिकता यानी कि डिसऑनेस्टी का। डिसऑनेस्टी का दूसरा एग्जाम्पल भी है जो कि अप्रामाणिकता यानी कि डिसऑनेस्टी में ही आता है। वो एग्जाम्पल ये है कि अगर समझो एक ही बी से एक गहरी दुश्मनी है, वो चाहता है कि वो उससे बदला ले ले। अभी बी जो है एक घर में रहता है, जिसका तो जो मिडिल क्लास इसमें आता है कि मतलब उसकी ज़्यादा कुछ संपत्ति नहीं है। जैसे कि एक छोटा मोटा धंधा करता है और एक अपना घर चलाता है। तब ए क्या करता है, उसको धोखा देने के हिसाब से वो क्या कर लेता है, उसके घर में घुस जाता है। उसको क्या कर लेता है, अपनी रूम में जो भी उसको सामान मिलता है वो चोरी कर लेता है और वो ये कर देता है, चला जाता है वहाँ से। तो इसका मतलब इसमें उसको धोखा देने का उसका मकसद था। ये दोनों चीज़ें अप्रामाणिकता यानी डिसऑनेस्टी में आएगी। यानी कि डिसऑनेस्टी में या तो इंटेंशन यानी उसका मकसद उसको धोखा देने का हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता, वो अप्रामाणिकता में आता है। जैसे कि अगर हम लोग देखें कि कोई एक बच्चा है जिसको बहुत भूख लगी है, उसके लिए, और उसका छोटा भाई भी है जो 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। इसके लिए वो क्या कर लेता है, एक दुकान से जलेबी चुरा चुरा लेता है अपने भाई के लिए और अपने लिए, और खा लेता है। वो वहाँ पे अप्रामाणिकता दिखाता है, लेकिन उस टाइम उसकी मजबूरी है। इसका मतलब ये एग्जाम्पल भी अप्रामाणिकता का आएगा। अभी अप्रामाणिकता पिछले वीडियो में हम लोग ने देख लिया था। अभी हम लोग देखेंगे कि फ्रॉडुलेंट का मतलब क्या होता है। फ्रॉडुलेंट और डिसऑनेस्टी यानी कि अप्रामाणिकता और कपटता, इनमें थोड़ा सा फ़र्क है। लगभग दोनों सेम हमें लगते हैं, लेकिन ये सेम नहीं है। थोड़ा सा उसमें क्या फ़र्क है वो देखेंगे, और किस तरह ये दोनों अलग है वो भी हम लोग देखेंगे। इस तरह हम लोग सेक्शन 25 यानी कि इसमें देखा गया है कि फ्रॉडुलेंट यानी कि कपटता क्या होती है वो देखेंगे। चलो तो हम लोग बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 25 फ्रॉडुलेंटली। फ्रॉडुलेंटली मतलब एक आदमी दूसरे आदमी को धोखे से इंटेंशन रखते हुए, उसके मन में कपट है, इंटेंशन यहाँ पे होना ज़रूरी है, तभी वो एक दूसरे को क्या कर देता है, धोखा देता है और उससे उसकी कोई चीज़ छीन लेता है। जैसे कि हम लोग ने एग्जाम्पल ले लिया था कि अगर समझो ए जो है आदमी, वो क्या है, उसकी कुछ प्रॉपर्टी है, वो क्या है, माइनर है, मतलब उसका 18 ईयर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो लेकिन उसके मम्मी पापा नहीं है। उसकी जो जायदाद है वो उसको 18 साल पूरी होने के बाद ही मिलेगी। तो उसके जो अंकल है वो उसको संभाल रहे रहते हैं, लेकिन उनका ये एक उसके पीछे मकसद होता है कि ये 18 साल का होने से पहले ही मुझे इसकी सारी जायदाद अपने नाम पे कर लेनी है, या फिर मुझे पानी है, तभी मैं इसकी पूरी जायदाद पा सकता हूँ। तो उस वक्त उनके मन में कपटता की एक भावना है। वो क्या चाहते हैं कि उसको फंसाना चाहते हैं, उसको धोखा देना चाहते हैं और उसका सारा पैसा हड़पना चाहते हैं। तो उस वक्त उनके मन में इंटेंशन उसको कपटतापूर्वक फंसाना या फिर धोखा देना है। और ये फ्रॉडुलेंट में ज़रूरी ही है कि ये फ्रॉडुलेंट का एक इसेंशियल पॉइंट है कि हमेशा उस जो आदमी दूसरे को धोखा दे रहा है या फिर उसकी कोई चीज़ हड़प रहा है, तो या फिर वहाँ पे
कपटता दिखा रहा है तब उसके मन में हमेशा गलत इंटेंशन और उसको धोखा देने की इंटेंशन होनी ही चाहिए। लेकिन अप्रामाणिकता जब हम लोग ने देखा था, डिसऑनेस्टी सेक्शन 24 में जब देखा था, हम लोग ने देखा था कि एक आदमी अप्रामाणिकता दिखाता है दूसरे के प्रति, लेकिन उसके मन में कपटता का भाव, यानी कि दूसरे को फंसाने का, दूसरे को नुकसान पहुंचाने का हमेशा इंटेंशन होना ज़रूरी नहीं है। यही इन दोनों में फ़र्क होता है। तो फ्रॉडुलेंट का मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अर्थ यह है कि अगर एक आदमी दूसरे आदमी को फंसाना चाहता है, उससे कोई उसकी चीज़ हड़पना चाहता है, तो उसके मन में गलत इंटेंशन, उसको धोखा, दूसरे आदमी को धोखा देने की जो इंटेंशन होती है वो होनी ही चाहिए। तो इसी तरह हम लोग देखेंगे इसमें कि ये पार्ट में हमें फ्रॉडुलेंट का मतलब क्या दिया गया है। फ्रॉडुलेंटली सेक्शन 25 कहता है, अ पर्सन इज सेड टू डू अ थिंग फ्रॉडुलेंटली इफ़ ही डज दैट थिंग विथ इंटेंट। बहुत ज़रूरी शब्द है इंटेंट। इंटेंट मतलब उसकी इंटेंशन होनी ही चाहिए। विथ इंटेंट टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज। मतलब फ्रॉडुलेंटली ये होता है कि एक पर्सन, अ पर्सन तभी फ्रॉडुलेंटली कहलाएगा जब वो क्या करता है, कोई भी चीज़ इंटेंशन रखते हुए दूसरे को डिफ्रॉड, यानी कि उसको फ्रॉड से धोखा देना चाहता है, तभी उसको डी फ्रॉडुलेंटली कहा जाएगा, यानी कि वो इंटेंशन रखता है तभी। इसी को हम हिंदी में देख लेते हैं। कपटपूर्वक धारा 25 में कहा गया है, जिसका मतलब होता है कोई व्यक्ति किसी बात को कपटपूर्वक करता है। यह कहा जाता है यदि वह उस बात को कपट करने के आशय से करता है, अन्यथा नहीं। यानी कि जब कपट की भावना मन में है तभी उसको कपटपूर्वक कहा जाएगा, अन्यथा नहीं। ये उसी बात का मतलब है। यानी कि जब भी कपटपूर्वक किसी को धोखा देना चाहता है या फिर दूसरे की चीज़ हड़पना चाहता है, तब उसके मन में कपट होना ही चाहिए। इसी तरह हम दोनों सेक्शन 24 और सेक्शन 25 का क्या डिफरेंस है वो अगले स्लाइड में ज़रूर देखेंगे। इसमें हम लोग देखते हैं कि सेक्शन 25 हम लोग ने अभी भी फ्रॉडुलेंटली देखा, वैसे ही हम लोग सेक्शन 24 में हम लोग प्रामाणिकता, अप्रामाणिकता, डिसऑनेस्टी देखा, जिसके अंदर बोला गया है डिसऑनेस्टी, और ये है फ्रॉडुलेंटली, जिसके अंदर हम लोग ने देखा कि डिसऑनेस्टी में हमेशा किसी को धोखा देने का इंटेंशन होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे फ्रॉडुलेंट में हमेशा इंटेंशन होना ज़रूरी है कि वो दूसरे को धोखा दे रहा है, तभी हम लोग कहेंगे कि फ्रॉडुलेंटली कहा। और डिसऑनेस्टी में जैसे कि मैंने आपको एक ऑलरेडी एग्जांपल दिया हुआ है कि एक बच्चा है जिसको बहुत भूख लगी है और उसको छोटे भाई ने भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया, तभी वो क्या करता है, एक दुकान से क्या कर लेता है, फूड चोरी कर लेता है। तो उसको हम लोग डिसऑनेस्टी में कहेंगे, लेकिन वो फ्रॉडुलेंट में हम लोग नहीं कहेंगे क्योंकि उसका कोई इंटेंशन नहीं था कि वो दुकानदार वाले को क्या कर दे, धोखा दे दे या फिर उसका नुकसान करे। उसकी मजबूरी है, उसको फूड चोरी करना पड़ रहा है, तो इसको हम लोग डिसऑनेस्टी में ही डालेंगे। लेकिन फ्रॉडुलेंटली में हमेशा उसका इंटेंशन होना ज़रूरी है कि वो दूसरे को फंसा रहा है। इस तरह ये फ़र्क है डिसऑनेस्टी और फ्रॉडुलेंटली में। मुझे लगता है अभी आपको सेक्शन 24 डिसऑनेस्टी एंड सेक्शन 25 फ्रॉडुलेंटली में फ़र्क समझ आ रहा होगा। इसी तरह हम लोग सेक्शन 26 आगे कंटिन्यू करते हुए देखते हैं। सेक्शन 26 का मतलब क्या होता है, रीज़न टू बिलीव। इसका मतलब क्या होता है, हमेशा की तरह हम लोग आप पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं फिर समझते हैं, वैसे ही इस बार भी हम लोग एग्जाम्पल ले लेंगे। देखो, एक आदमी है जो क्या कर रहा है, वहाँ से दारू पीते हुए गाड़ी चला रहा है। गाड़ी चलाते चलाते क्या हो जाता है, उसका स्पीड पे ध्यान नहीं है और क्या हो जाता है, दूसरे आदमी जो बी है उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट जब होता है तो वहाँ पे कोई भी सीसीटीवी कैमरा वगैरह कुछ भी नहीं होता है कि वो दिखा सके कि ये सबूत है कि एक्सीडेंट हो गया है और उसी आदमी ने एक्सीडेंट किया है। इसका कोई सबूत वहाँ पे मौजूद नहीं होता है। वो आदमी वहाँ से डर जाता है वहाँ पे और वो वहाँ पे अपनी गाड़ी लेके चला जाता है। जब उसको जब ये दूसरे लोग उस आदमी को जो एक्सीडेंट हुआ है उसको देखते हैं, उसको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं और ये एक्सीडेंट की केस भी पुलिस में हो जाती है। जब ये केस कोर्ट में चला जाता है तो कोर्ट सबूत देखता है हमेशा, लेकिन इस बार ऐसा है कि इस एक्सीडेंट का कोई भी सबूत, कोई भी प्रूफ किसी के पास भी नहीं है। तो कोर्ट की ये सीधा सीधा नहीं कह सकता कि ये केस जो है पूरा कैंसिल हो सकता है, नहीं। तब वो क्या समझेंगे, कोर्ट हमेशा देखेगा कि देखो किसी का एक्सीडेंट हुआ है, इसका मतलब
वहाँ पे जो सिचुएशन जो जहाँ पे हुई है वही सीधा सीधा पूरा का पूरा खुद ही बता देती है कि एक्सीडेंट हुआ है। और जो आदमी पकड़ा गया बाद में, आदमी ए, उसको पुलिस ने पकड़ लिया, वो दारू पीते हुए दारू के नशे में गाड़ी चला रहा था। ये चीज़ें जो सारी वो सरकमस्टेंसेस है, आजू बाजू की घटनाएं, वही सब कुछ बता देती है कि वो एक्सीडेंट हुआ है। तो उसके लिए हमेशा ये ज़रूरी नहीं है, बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं है कि वो आदमी जो जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो प्रूव ही करे कि एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि उस टाइम कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था या फिर कुछ प्रूफ भी नहीं था कि वो दिखा सके कि एक्सीडेंट हुआ है। इस तरह सेक्शन 26 बोलता है कि कोई भी रीज़न टू बिलीव, मतलब विश्वास रखने का कोई तो समझने का कारण होना चाहिए। यो कि क्या क्या हुआ है, ये समझने का कारण जो है वो 26 में दिया गया है। जैसे कि अगर क्या होता है, एक आदमी जो है वो क्या करता है, अपने घर से निकलता है और निकलते समय ताला लगा के चला जाता है घर से। और वो जब एक दिन बाद कहीं बाहर चला जाता है, एक दिन बाद जब वो वापस घर पे अपने लौटता है, घर पे आके दरवाजे पे देखता है तो ताला टूटा हुआ दिखता है। ताला टूटा हुआ दिखता है, अंदर देखता है तो पूरा उसके कपड़े तितर बितर हो गए, इधर उधर है, सारा घर ऐसा एकदम इसके जैसा पड़ा हुआ है, पूरा उसका कबर्ड खुला हुआ है। इसका मतलब उसको कुछ तो वहाँ पे समझने का कारण मिल जाता है कि यहाँ पे कुछ तो गलत हुआ है, या तो चोरी हुई है या तो गलत काम हुआ है। मतलब ये जो सर्कमस्टेंसेस आजू बाजू में होती है वही सब कुछ समझा देती है, उसी को बोलते हैं समझने का कारण। ये सर्कमस्टेंसेस वो आदमी को दे देती है। इसी को सेक्शन 26 में समझाया गया है कि रीज़न टू बिलीव क्या होता है। देखो हम लोग इस बार ये इधर पढ़ के देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। अ पर्सन इज सेड टू हैव रीज़न टू बिलीव अ थिंग इफ़ ही हैज़ सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट थिंग बट नॉट अदरवाइज। मतलब रीज़न टू बिलीव होता क्या है कि कोई भी एक पर्सन वो रीज़न टू बिलीव, वो समझने का कारण कैसे समझ लेता है, आजू बाजू के जो भी सफिशिएंट कॉज है यानी कि सरकमस्टेंसेस है, वो देख के वो बिलीव कर लेता है कि कुछ तो समझने का कारण है, कुछ तो गलत हुआ है, वरना ये नहीं समझा जाएगा। ऐसे ही समझो, अगर वह आदमी दूसरे दिन लौटा होता और उसको वैसे का वैसा जैसा था वैसा घर मिल जाता, तो उसको समझने का कारण कुछ भी नहीं था, सब कुछ ठीक था। लेकिन समझने का कारण तभी मिला उसको जब ताला टूटा हुआ था, घर में सब सामान इधर उधर उधर बिखरा पड़ा था, तभी उसको समझ गया कि कुछ ना कुछ यहाँ पे गलत हुआ है, चोरी हुआ है। इसी को हम लोग बोलते हैं रीज़न टू बिलीव। मुझे लगता है सेक्शन 26 आपको समझ गया। हिंदी में एक बार हम लोग देखते हैं कि सेक्शन 26 यानी धारा 26 क्या कहती है। विश्वास करने का कारण। विश्वास करने का कारण कहता है कि कोई व्यक्ति किसी बात के विश्वास करने का कारण रखता है। यह तब कहा जाता है जब वह उस बात के विश्वास करने का पर्याप्त हेतु रखता है, अन्यथा नहीं। यानी कि कुछ ना कुछ हेतु, कुछ ना कुछ आजू बाजू की सिचुएशन ऐसी हो कि वो विश्वास करने का कारण रखे, पर ना उसके ऊपर कोई विश्वास करने का या फिर समझ करने का कारण उसके पास नहीं बचता। इसी तरह मुझे लगता है धारा 26 आपको समझ गई है। तो अभी सेक्शन 27 एक बार देख लेते हैं। सेक्शन 27 क्या है। प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट। ये बहुत ज़रूरी ये है। इस हमेशा हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, इस बार भी लेंगे। समझते हैं। आपको एक तारीख याद होगी बहुत अच्छे से, 8 नवंबर 2016। इस दिन क्या हुआ था याद है? इस दिन हुआ था नोटबंदी। नोटबंदी क्या होता है, जो हम लोग ने देखा था कि अचानक हमारे प्राइम मिनिस्टर 8 बजे शाम को 8 नवंबर 2016 को टीवी पे आ जाते हैं और कहते हैं कि आज से 500 के और 1000 के नोट बंद हो चुके हैं। उस वक्त एक खलबली सी मच जाती है पूरे देश में कि हमारे पास जो 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट है उनका क्या करेंगे। जिनके पास थोड़े मात्रा में था पैसा, उन्होंने बैंक में डिपॉजिट कर लिया, लेकिन जिन्होंने इनकम टैक्स नहीं भरा था, घर पे बहुत सारा पैसा रखा हुआ था, उसको क्या करेंगे। तो उन लोगों ने दिमाग चलाया किसी तरह, और उन्होंने क्या किया, अपने वाइफ के नाम पे, अपने बच्चों के नाम पे, अगर उससे ज़्यादा भी पैसा और बच जाता है तो अपने नौकरों के नाम पे अकाउंट में, बैंक में अकाउंट में डाल दिया था वो पैसा। मतलब कर क्या कर दिया था वहाँ पे कि वो जो पैसा है जो किसी के नाम पे, समझो उनके घर पे
काम कर रहे थे उनके नौकरों के नाम पे भी था, बच्चों के नाम पे, वाइफ के नाम पे भी डाल दिया था। वो पैसा अल्टीमेटली किसका था? उसी आदमी का था जिन्होंने उनके नाम पे डाला था। क्यों डाला था? क्योंकि ये पैसा जो अभी उनके पास इतना सारा था, अगर वो इतना सारा पैसा बैंक में डालने जाएंगे, वो भी ऐसे वक्त, तो बैंक वाले ज़रूर उनसे पूछेंगे कि ये इतना सारा पैसा आपने घर पे क्यों रखा था। इसका मतलब आपने इसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं भरा है। तो इससे बचने के लिए उन्होंने ये काम कर लिया था कि उन्होंने अपने नौकरों के नाम पे और अपनी वाइफ के नाम पे उन्होंने क्या कर दिया था, अपने पूरा पैसा बैंक में डाल दिया था। तो इसका मतलब होता है, ये सेक्शन 27 कहता है जो भी पैसा कोई भी आदमी या फिर थोड़े समय के लिए क्यों ना हो, वो अपने जो वाइफ के नाम पे जो भी पैसा है और नौकरों के नाम पे जो भी पैसा है, वो सब उसी आदमी का कहलाएगा जो जिसने उसके नाम पे डाले हैं, या फिर जिसका वो नौकर है और जिसकी वो वाइफ है, उसी का नाम। मतलब एक आदमी है समझो, उसकी एक वाइफ है और उसके कुछ नौकर है जो 3-4 उसके घर पे काम करते हैं। उसने अपने नौकरों के नाम पे कहीं पे ज़मीन लेके रखी है, या फिर उसके अकाउंट में थोड़ा पैसा डाल दिया है ताकि इनकम टैक्स भरना ना पड़े, और अपने वाइफ के नाम पे कुछ फ्लैट्स लेके रखे हैं। ये सब वो आदमी एक का ही कहलाएगा, क्योंकि ये सब उसके नौकरों का और उसके वाइफ के नाम पे है। यही 27 में, सेक्शन 27 में कहा गया है कि प्रॉपर्टी इन पोजीशन ऑफ वाइफ और क्लर्क और सर्वेंट, ये किसी का कहलाएगा? उसी आदमी का कहलाएगा जिसका वो है। व्हेन प्रॉपर्टी इज इन पोजीशन, जब पोजीशन में वो प्रॉपर्टी है किसके? एक आदमी के। कौन सा आदमी? जो पर्सन है ए, मैंने जो बताया था आपको, उसकी वाइफ के नाम पे जो प्रॉपर्टी है, क्लर्क के नाम पे या फिर सर्वेंट के नाम पे जो भी प्रॉपर्टी है, ऑन अकाउंट ऑफ दैट पर्सन, इट इज़ इन दैट पर्सन पोजीशन, वो यही कहलाएगा कि वो पर्सन के पोजीशन में, यानी कि उस पर्सन के नाम पे ही है। ऐसा ही उस मीनिंग में छुपा हुआ है, मीनिंग ऑफ दिस कोड में छुपाया है। ऐसे एक्सप्लेनेशन नीचे का दिया गया है, देखो। अ पर्सन एम्प्लॉयड टेम्पररीली, थोड़े समय के लिए उसने एक कुछ आदमी को एम्प्लॉयड कर लिया, कुछ नौकरों को अपने घर पे काम करने के लिए रखा है। और ऑन अ पर्टिकुलर ओकेजन इन द कैपेसिटी ऑफ अ क्लर्क और सर्वेंट, इज अ क्लर्क और सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। मतलब थोड़े समय के लिए भले क्यों ना कहा गया हो कि वो सब क्या है, उसके नाम पे डाल दिया उसने थोड़े समय में। मतलब समझो, अभी जैसे कि नोटबंदी हुई थी 2016, 8 नवंबर 2016, जब थोड़े समय के लिए उस आदमी ने अगर अपने नौकरों के नाम पे पैसा डाल दिया और वाइफ के नाम पे फ्लैट कहीं पे ले लिया, पैसा डाल दिया, उस सभी पैसे को हम लोग क्या बोलेंगे? उसी आदमी का पैसा है, भले ही थोड़े समय के लिए क्यों ना डाल दिया हो। यही 27 में, सेक्शन 27 में समझा दिया गया है। मुझे लगता है आपको समझ गया है। इंग्लिश में देख लिया, अभी एक बार हिंदी में देख लेते हैं। धारा 27 कहती है, पत्नी लिपिक या सेवक के कब्जे में जो संपत्ति होती है वो किसकी होती है? वो नीचे दिया गया है, उसी आदमी की होती है। जबकि संपत्ति किसी व्यक्ति के निमित्त उस व्यक्ति की पत्नी लिपिक या सेवक के कब्जे में है, तब वह इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत उस व्यक्ति के कब्जे में है। यही कहा गया है, उसका स्पष्टीकरण भी नीचे दिया गया है। लिपिक या सेवक के नाते अस्थायी रूप से या किसी विशिष्ट अवसर पर नियोजित व्यक्ति इस धारा के अर्थ के अंतर्गत लिपिक या सेवक है, उसको क्या कहेंगे हम लोग? उसको कहेंगे कि वो उसी आदमी के नाम पे पैसे हैं। इसी तरह आपको सेक्शन 27 समझ गया होगा। अभी सेक्शन 28 जो लास्ट सेक्शन है इस भाग का, इस सेशन का, वो हम लोग देखते हैं और ख़त्म कर देते हैं। काउंटरफिट, सेक्शन 28 कहता है काउंटरफिट क्या होता है। अभी हम लोग एक बार देख लेते हैं काउंटरफिट का मतलब क्या होता है। सेक्शन 28 एक बार देख लेते हैं, जिसमें हम लोग को कहा गया है कि काउंटरफिट, काउंटरफिट इसका हिंदी में मतलब होता है नकलीकरण। अभी अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, 8 नवंबर 2016 को घटी घटना। उस समय 500 के नोट बंद हो गए और 1000 के भी नोट बंद हो गए। लेकिन इसका कारण क्या था? उसके पीछे बड़ा कारण था कि हम लोग, यानी कि हमारे देश के पीएम प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते थे कि हमारे देश में जितना भी काला धन है, ब्लैक मनी, वो पूरा ख़त्म हो जाए। ऐसा वो क्या करते थे, चाहते थे। इसलिए उन्होंने बहुत सारे मेजर्स उठाए। उन्होंने ये भी रिस्क उठाया कि उन्होंने 500 और 1000 के नोट भी बंद कर दिए। इसका मतलब उनका मोटिव क्लियर था। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे देश में जितना भी काला धन है वो ख़त्म हो जाए। तो अगर मैं ऐसा बोलूँ कि समझो
हमारे देश में अभी 2000 के नोट चल रहे हैं और 500 के नोट चल रहे हैं। कोई आदमी अगर क्या करे, 2000 का नोट बनाने की कोशिश करे, नकली नोट बनाने की कोशिश करे और उसको क्या करे, मार्केट में क्या ला भी दे कि मतलब वो 2000 दे के कोई उससे उस 2000 रुपये से कोई चीज़ भी खरीद ले, तब उसको बोलेंगे नकलीकरण। यानी कि वो आदमी को पता है कि 2000 की वो नोट नकली है, वो क्या करता है धोखे से या फिर अप्रामाणिकता से, अप्रामाणिकता भी आप समझ रहे हो, यानी कि अगर उसकी मजबूरी भी है तो भी वो गुनाह है, क्योंकि वो दूसरों को, वो एक नकली नोट से उसको पता होते हुए भी उसको चलन में ला रहा है, मार्केट में ला रहा है। अगर एक बार वो नोट आ गई तो पूरे मार्केट में वो सर्कुलेट होगी। तो अगर वो डिसऑनेस्टी यानी अप्रामाणिकता से या फिर फ्रॉडुलेंटली भी वो नकली नोट का यूज़ करके कोई भी चीज़ खरीदता है तो उसको बोलेंगे नकलीकरण। सीधी सी बात है। यानी कि अप्रामाणिकता या फिर नकलीकरण, अप्रामाणिकता या फिर फ्रॉडुलेंट, ये दोनों चीज़ें जब अपना के कोई भी आदमी ये क्या करता है, वो 200 की नोट की नकलीकरण करता है तो उसको बोलेंगे काउंटरफिट। समझ गए। लेकिन अगर समझो एक आदमी है ए, वो क्या करता है अपने बच्चे को के खेलने के लिए या फिर बहलाने के लिए वो 200 रुपये की नोट बना देता है और उसको खेलने के लिए दे देता है। वो उसी पैसे से कोई भी इस नकली नोट से कोई भी चीज़ खरीदता नहीं है तो उसको बिल्कुल भी काउंटरफिट या फिर नकलीकरण नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि काउंटरफिट का एक ज़रूरी इसेंशियल है ये है कि या तो वो डिसऑनेस्टी होनी चाहिए या फिर वो फ्रॉडुलेंटली होनी चाहिए। अगर डिसऑनेस्टी और फ्रॉडुलेंटली ये दो चीज़ें उसमें नहीं है तो उसको नकलीकरण यानी कि काउंटरफिट नहीं बोलेंगे। मुझे लगता है ये आपको समझ गया। एग्जाम्पल मैंने दे दिया कि ए आदमी क्या कर देता है कि 2000 की नकली नोट बना के उसको मार्केट में चला जाता है और उससे कोई बड़ी चीज़ या फिर जो भी चीज़ उससे खरीद पाता है वो खरीद के ले आता है, तब उसको काउंटरफिट यानी नकलीकरण बोलेंगे और उसको उसके लिए सज़ा भी मिलेगी। लेकिन अगर या दूसरा आदमी है जो सी आदमी है, उसके बच्चे के लिए क्या कर लेता है, एक 200 रुपये की नोट बना देता है और उसको खेलने के लिए देता है ताकि वो क्या करे, अभी तो लॉकडाउन चालू है, इस लॉकडाउन में कि उसको खेलने के लिए थोड़ा ये करने के लिए वो हो जाए। और उसका कोई भी वहाँ पे डिसऑनेस्टी नहीं है और प्रामाणिकता दिखाने का कोई भी इरादा नहीं है और फ्रॉड करने का भी कोई भी इरादा नहीं है। ये दो चीज़ें उसमें आती नहीं है, इसीलिए उसको काउंटरफिट सॉरी काउंटरफिट उसको नहीं बोलेंगे, बिल्कुल भी उसको नकलीकरण नहीं बोलेंगे। मुझे लगता है ये आपको दोनों एग्जाम्पल समझ गए आ गए। इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी आपको पता चल गया, कब नकलीकरण यानी कि काउंटरफिट कब बोलेंगे और कब काउंटरफिट नहीं बोलेंगे। ये बातें आपको समझ में आ गई। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि काउंटरफिट सेक्शन 28 क्या बोलता है। ये बोलता है कि अ पर्सन इज सेड टू काउंटरफिट हु कॉजेस वन थिंग टू रिसेंबल another thing intending by means of that to resemble to practice डिसेप्शन और नोविंग, मतलब उसको पता है कि वो गलत कर रहा है, डिसेप्शन है उसको कि मतलब वो धोखा दे रहा है किसी को, या फिर उसको ये ऑलरेडी नोविंग है कि वो जो नोट है या फिर वो जो कागजात है उसने डॉक्यूमेंट जो बनाए हैं वो एकदम नकली है, गलत है। इट टू बी लाइकली दैट, इसको ऐसा ट्रीट किया जाएगा कि वो डिसेप्शन कर रहा है। डिसेप्शन यानी कि किसी को जानबूझ के धोखा दे रहा है। विल देयर बाय बी प्रैक्टिस, उसकी उसके तरफ से ये प्रैक्टिस ऐसे किया जा रहा है, ऐसे ही हम लोग समझेंगे। इस तरह हम लोग ने देख लिया कि काउंटरफिट का मतलब क्या होता है। काउंटरफिट जो होता है वो होता है कि किसी को डिसऑनेस्टी दिखा के या फिर फ्रॉड करके किसी को क्या करे, धोखा देना, या फिर किसी को ये क्या करना, नकली कागजात बनाना, नकली नोट बनाना, कोई भी डॉक्यूमेंट्स नकली होके भी उसका क्या करना, किसी को दिखाना और उसका फ़ायदा उठाना, उसी को बोलते हैं काउंटरफिट। इसका एक्सप्लेनेशन 1 में दिया गया है, देख लेते हैं। इट इज़ नॉट एसेंशियल टू काउंटरफिटिंग दैट द लिमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि काउंटर फिटिंग के लिमिटेशन है वो एग्जैक्ट हों, ये मतलब उसके लिमिटेशन नहीं लगाए गए हैं। आप किसी को धोखा दे रहे हैं, नकलीकरण कर रहे हैं, अगर आप किसी कहीं पे जॉब लगने के लिए आपके गलत और एकदम नकली डॉक्यूमेंट्स अगर उसको दिखा रहे हैं तो वो भी काउंटरफिट कहलाएगा, क्योंकि आप किसी को धोखा देने के लिए, भले ही आपका अगर इंटेंशन नहीं है, समझो आपको ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है जॉब की,
तो भी आप वहाँ पे अपनी अप्रामाणिकता यानी कि डिसऑनेस्टी दिखा रहे हैं तो भी उसको काउंटरफिट बोलेंगे। इसी को बोलते हैं काउंटरफिट। अभी एक्सप्लेनेशन 2 देखते हैं क्या बोलता है। व्हेन अ पर्सन कॉजेस वन थिंग टू रिसेंबल अनदर थिंग एंड द रिसेंबल इन सच दैट अ person might be deceived thereby. It shall be presumed until the contrary is proved that the person so causing the one thing to resemble the other thing intended by means of that resembles to practice deception or knew it to be likely that deception would be thereby by practice। उसी को बोलते हैं डिसेप्शन। धन्यवाद। इसी के साथ हम लोग ने 28 इंग्लिश में कवर कर लिया। एक बार हिंदी में देख लेते हैं और ये सेशन इसी के साथ ख़त्म हो जाएगा। हिंदी में बस लास्ट एक बार देख लेते हैं। धारा 28 क्या कहती है? कूटकरण। कूटकरण यानी कि नकलीकरण, किसी को फर्जी दस्तावेज दिखा के, नकली दस्तावेज दिखा के, नकली चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स जो भी दिखा के किसी को धोखा देना, अप्रामाणिकता दिखाना, उसी को कूटकरण बोलते हैं। एक बार देख लेते हैं। जो व्यक्ति एक चीज़ को दूसरी चीज़ के सदृश इस आशय से करता है कि वह उस सदृश से प्रवंचना करे या यह संभाव्य जानते हुए करता है कि तद्वारा प्रवंचना की जाएगी, वह कूटकरण करता है, यह कहा जाता है। उसका स्पष्टीकरण 1 क्या कहलाता है देखते हैं। कूटकरण के लिए यह आवश्यक नहीं है कि नकल ठीक वैसी ही हो, यानी कि जैसे कि वैसे नकल आप करा के दिखाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बस धोखा दे रहे हो या फिर अप्रामाणिकता कर रहे हो वही उसके लिए बस है। उसके लिमिटेशन नहीं है कि जैसे कि वैसी वो चीज़ दिखनी चाहिए। थोड़ी अलग भी दिख रही है लेकिन उसका फ़ायदा आप किसी को धोखा देने के लिए, अपना फ़ायदा कराने के लिए और अप्रामाणिकता के लिए करा रहे हो, उसी को बोलेंगे कूटकरण यानी कि काउंटरफिट। अभी स्पष्टीकरण 2 भी एक बार देख लेते हैं। जबकि कोई व्यक्ति एक चीज़ को दूसरी चीज़ के सदृश कर दे और सादृश्य ऐसा है कि तद्वारा किसी व्यक्ति को प्रवंचना हो सकती हो, तो जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न किया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि जो व्यक्ति एक चीज़ की दूसरी चीज़ के इस प्रकार सदृश्य बनाता है, उसका आशय उस सादृश्य द्वारा प्रवंचना करने का था या वह यह संभाव्य जानता था कि तद्वारा प्रवंचना की जाएगी। इसी को बोलते हैं स्पष्टीकरण 2। मुझे लगता है आपको इसी के साथ ये पूरा सेशन समझ में आ गया। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट में लिख सकते हैं नीचे, मैं आपको जवाब दे दूँगी। थैंक यू, धन्यवाद।